अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के पिंजरे में बंद होने का वक्त आ गया है। एलजी ने सीबीआई को उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मतलब यह कि सीबीआई अब अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने के लिए आजाद है। मामला 2016 का है, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई नियुक्तियों में धांधली की गई और सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई। अमानतुल्लाह खान के साथ वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महबूब आलम के खिलाफ भी सीबीआई को केस दर्ज करने की अनुमति दी गई है। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पदों का दुरुपयोग कर वक्फ बोर्ड में अपने करीबियों की नियुक्ति की। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम ने नवंबर 2016 में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड में स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर मनमाने ढंग से नियुक्तियां करवाईं। सीबीआई जांच में भी यह सामने आया कि जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई और हजारों योग्य व्यक्तियों को नजरअंदाज करके भर्ती प्रक्रिया में मनमाने ढंग से अपने लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। सीबीआई ने जांच के बाद कहा था कि उन्हें अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(d) और धारा 13(2) के तहत और आईपीसी की धारा 120(b) के तहत केस चल सके। जांच से अभी सामने आया कि अगर भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष किया जाता तो योग्य लोग नौकरी पाते, मगर अमानतुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आलम ने अन्य लोगों को समानता और अवसर के अधिकारों से दूर रखा और उन्हीं की नियुक्ति की गई जिन्हें वो चाहते थे। सीबीआई ने 2016 से जुड़े इस केस को लेकर मई में केस शुरू करने की अनुमति मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत के ऐसे नेता हैं जो जिस डाल पर बैठते हैं पहली कुल्हाड़ी उसी पर चलाते हैं। इसके पीछे उनका मकसद साफ है कि सहयोगी पर दबाव डालो और पूरे परिवार का कल्याण करो। यही काम उन्होंने पहले बीजेपी के साथ करने की कोशिश की। योगी की सरकार में मंत्री बनते ही राजभर के पंख फड़कने लगे। किसी बेटे के लिए राज्यसभा तो किसी के लिए मंत्री पद मांगने लगे। हालात यह हुए कि सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को धक्के मारकर कैबिनेट से निकाल दिया। अब वही खेल राजभर ने अखिलेश यादव के साथ शुरू किया। खुद विधायक बने तो अपने बेटे के लिए पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद की सीट मांगने लगे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया तो राजभर उनके पीछे पड़ गए। अखिलेश यादव पर लगातार हमले करने वाले राजभर ने अब यह सगुफा छोड़ दिया कि अगर अखिलेश यादव कह दें तो वे मायावती के साथ चले जाएंगे। हालांकि यह बात और है कि अखिलेश यादव उनसे किनारा कर चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बेवजह उनसे चिपके रहना चाहते हैं। बीएसपी के साथ जाने वाले बयान को लेकर उनके पुराने सहयोगी शशि प्रताप सिंह ने साफ कहा कि मायावती की बात तो छोड़िए, ओम प्रकाश राजभर को अब कोई भाव नहीं देने वाला। शशि प्रताप सिंह ने कहा कि बसपा तो छोड़िए, उन्हें इस बार कोई नहीं पूछेगा। समता पार्टी के गठन के बाद वाराणसी में पार्टी की बैठक के बाद शशि प्रताप सिंह ने राजभर पर कहा कि उन्हें कौन लेगा अपनी पार्टी में, जब उन्हें सब झूठ ही बोलना है तो उन्हें अपने साथ लेगा कौन। दरअसल ओपी राजभर ने इशारों में कहा था कि वो अब बसपा के साथ जा सकते हैं। इस पर शशि प्रताप सिंह ने कहा वो कहीं नहीं जाएंगे। बसपा से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन बसपा को ही गाली देते हुए बाहर निकल आए। अब क्या बसपा उन्हें साथ लेगी? उन्होंने कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस के साथ उनका रहना मुश्किल है। उनका राजनीतिक चरित्र और कार्यशैली राजनीति के लायक नहीं है। हमारी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे आगे अगर हम कोई मोर्चा बनाएं तो संभव है कि उसमें उन्हें स्थान मिल जाए। शशि प्रताप सिंह के सुभाषपा छोड़ने पर ओपी राजभर ने कहा कि सागर में से एक गिलास पानी निकालने से क्या होता है। सही बात की उनको जानकारी नहीं है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव को नसीहत देते नजर आए हैं। ऐसे में सपा की तरफ से उन्हें कहा गया है कि वो अपना देखें और सपा अपना देखेगी। ऐसे में सवाल है कि राजभर सपा के साथ अपना गठबंधन जारी रखेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस बात की आशंका थी कि सोनिया गांधी और एनसीपी अपने विधायकों और सांसदों के पूरे वोट भी यशवंत सिन्हा को नहीं दिलवा पाएंगे, और मतदान के दौरान हुआ भी वही। महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा और गुजरात से लेकर असम तक कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने दिल खोलकर क्रॉस वोटिंग की। अब जब नतीजे सामने आएंगे तो पूरी तस्वीर साफ होगी कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कांग्रेस और एनसीपी के कितने विधायकों और सांसदों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में हारी हुई बाजी खेल रहे यशवंत सिन्हा के लिए क्रॉस वोटिंग की खबर बेहद निराश करने वाली है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष का पूरा गणित बिगाड़ दिया, से देखते हुए पहले से ही साफ हो गया था कि यशवंत सिन्हा को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ेगा।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई। राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में मतदान हुआ। पीएम मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने संसद भवन में अपने बूथ पर मतदान किया, तो वहीं राज्यों के सीएम और विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में वोट डाले। लेकिन दोपहर होते होते क्रॉस वोटिंग की खबरें आने लगी। गुजरात में एनसीपी के विधायक ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को वोट डालने का दावा किया। वहीं उड़ीसा में भी पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की बात कही। असम में एआईडीयूएफ विधायक ने यहां तक कह दिया कि असम में कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उड़ीसा से कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने दावा किया कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को वोट किया है। बताया जा रहा है कि मुकीम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने के चलते पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। एआईडीयूएफ के विधायक करीमुद्दीन बारभुइया ने दावा किया है कि असम में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। करीमुद्दीन के मुताबिक कांग्रेस ने रविवार को वोटिंग की तैयारी के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें सिर्फ 2 से 3 विधायक पहुंचे थे। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही मीटिंग में पहुंचे थे। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि नतीजों में आपको नंबर पता चल जाएगा। गुजरात में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक कंधालेस जडेजा ने दावा किया है कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है और आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलता। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद उद्धव ठाकरे के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। उनके लिए बुरी खबरों का दौर सतत जारी है। विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी से उद्धव का दावा हर रोज कमजोर होता जा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष के पूर्व नेता और मंत्री रहे रामदास कदम ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उन्होंने मुंबई, पालघर और अमरावती सहित कई अन्य जिलों में 100 से ज्यादा शिवसेना के पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। वहीं राजनीतिक जानकार इसे शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि रामदास शिवसेना के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और वो इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब उद्धव ठाकरे पार्टी में आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं और शिवसेना उनके हाथ से जाने की कगार पर है, रामदास जैसे नेता का साथ छूटना उद्धव के पार्टी पर दावे को और कमजोर करेगा। इससे पहले कदम के बेटे और दपोली विधानसभा से विधायक योगेश गुवाहाटी में ही शिंदे खेमे के साथ जुड़ गए थे। रामदास कदम महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी रामदास कदम ने महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब और उदय सामंत पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे कदम ने आरोप लगाया था कि दोनों मंत्री उन्हें भी राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि आगे क्या करना है इसका फैसला वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद करेंगे। हालांकि उन्होंने यह बयान भी दिया था कि वो हमेशा शिवसैनिक बने रहेंगे और दल कभी नहीं छोड़ेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के नतीजों के बाद बगावत कर दी थी और शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सूरत फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे थे, जिसके चलते उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अभी एकनाथ शिंदे के खेमे में 50 विधायक हैं। इसमें शिवसेना के 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। लेकिन शिवसेना में नेताओं के पार्टी छोड़ने का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से उद्धव के सामने बड़ी मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बहुत सारे लोग कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पीएम या किसी मंत्री या फिर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर गाली नहीं दी जा सकती। इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपित मुमताज मंसूरी नामक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी। आरोपित मंसूरी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था। कुछ ऐसा ही मामला राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा था कि वो इस मामले को खारिज कर दें, लेकिन राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। असल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और नीरव मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने मुमताज मंसूरी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस देश का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार के तहत कोई व्यक्ति किसी नागरिक को गाली नहीं दे सकता या उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी नहीं।
कोर्ट ने न सिर्फ एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया, बल्कि इस मामले को लेकर अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार और जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने मुमताज मंसूरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रियों को अपशब्द बोलने का है। मुमताज मंसूरी ने फेसबुक पोस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को कुत्ता कहा था। इसके बाद 2020 में मंसूरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देते हुए उन्होंने इसे रद्द कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि उस एफआईआर से स्पष्ट तौर पर संज्ञेय अपराध प्रदर्शित होता है और हमें मौजूदा रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नजर नहीं आता। अधिकारी इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस विपक्ष को लीड करने की बातें करती है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामों को चुनने का वक्त आया तो आगे ना सोनिया गांधी आई और ना ही राहुल गांधी। इस मामले में सोनिया गांधी ने एक तरह से शरद पवार, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया और जब इन लोगों ने नाम का फैसला कर लिया तो इस पर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगा दी। यही वजह है कि शुरू से अब तक कांग्रेस विरोध की सियासत करने वाले यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना और कई मौकों पर कांग्रेस का साथ छोड़ने से लेकर सोनिया गांधी पर तीखे व्यक्तिगत हमले करने वाली मार्गरेट अल्वा के नाम को उपराष्ट्रपति पद के लिए हरी झंडी दिखा गांधी परिवार की बड़ी कमजोरी को ही साबित करता है। सोनिया ने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर इन कामों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को लगाया, लेकिन असली फैसले तो ममता बनर्जी, शरद पवार और सीताराम येचुरी की तरफ से किए गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बार बार अपमान करने वालों को अपना समर्थन देने के पीछे की वजह क्या है? क्या कांग्रेस वो सब कुछ भूल चुकी है या फिर विपक्षी एकता के नाम पर उसने कड़वी घुट्टी पी ली है, या वो इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी बात दूसरी पार्टियों से मनवाने के लायक भी नहीं रही? मार्गरेट अल्वा भले ही कांग्रेस की नेता हों, लेकिन शुरू से ही गांधी परिवार की आलोचक रही हैं। जुलाई 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण साहस और प्रतिबद्धता ने एक तरह की सियासी हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े कर दिए थे। अल्वा ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के पिता वोल्फगैंग मिशेल से कांग्रेस कनेक्शन तक जोड़ दिया था। विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का सियासी सफर ही कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ। जनता दल और बीजेपी जैसे कांग्रेस विरोधी दलों में लंबे समय तक रहे यशवंत सिन्हा का इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी का विरोध करने का एक लंबा और ठोस ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद कांग्रेस ने दोनों ही कैंडिडेट का समर्थन करने का फैसला किया। कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है कि उसे अपने धुर विरोधियों का भी समर्थन करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में कांग्रेस के सामने कई तरह की सियासी संकट खड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस का सियासी ग्राफ सिकुड़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ सहयोगी दल भी उससे किनारा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत थी। इसके लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस और गांधी परिवार को खुद विपक्षी खेमे को लीड करना चाहिए था, लेकिन उसने सब कुछ शरद पवार, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी पर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी विरोध करने की ही स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि गांधी परिवार के साथ साथ खड़गे और जयराम भी पवार, ममता, येचुरी के फैसले का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी सियासी दुकान बचाने के लिए सांसदों के सामने सरेंडर कर दिया और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का फैसला किया, लेकिन इतना करने भर से उद्धव ठाकरे गुट पर मंडरा रहा खतरा टला नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बाद जब एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के साथ शिवसेना की बैठक की तो उसमें 14 सांसद भी शामिल हुए। मतलब कि उद्धव ठाकरे से नाता तोड़कर 14 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिंदे की बैठक में सभी सांसद ऑनलाइन शामिल हुए और उनके साथ अपना समर्थन जताया। अब शिंदे और फडणवीस आज रात 12 बजे शिवसेना सांसदों को लेकर दिल्ली जाएंगे। वे यहां अमित शाह और पीएम मोदी से मिलेंगे और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बड़ी बैठक की और इसमें कई फैसले लिए। इसमें मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करके नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ सीएम शिंदे को शिवसेना पार्टी का नया नेता भी इस बैठक में चुना गया है। हालांकि शिवसेना पार्टी प्रमुख की जो पोस्ट उद्धव ठाकरे के पास है उसको ना तो भंग किया गया है और ना ही उसको लेकर कोई नई घोषणा हुई है। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर को शिवसेना का प्रवक्ता बनाया गया है। रामदास कदम, आनंदराव अडसुली को नेता चुना गया है। वहीं यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नाहटा, शिवाजी राव अधराव पाटिल को डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है। कई दिनों तक चली उठापटक के बाद शिवसेना आखिरकार दो धड़ों में बंट गई।
40 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करके उद्धव ठाकरे का विरोध किया था। फिर इन बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। शिंदे गुट ने बीजेपी संग सरकार बनाई। इसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम चुना गया। फिलहाल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज के पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि मुंबई में कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 चल रहा है। कार्यकारिणी जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, आज उसे बर्खास्त किया गया है, जबकि यह पार्टी ही बाला साहब ठाकरे की है और बर्खास्त करने वाले विधायकों पर खुद अयोग्य ठहराए जाने की तलवार लटक रही है। नई कार्यकारिणी के गठन करने के बयान पर लोकसभा सांसद विनायक राउत का भी बयान आया है। वो बोले कि शिंदे गुट को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बर्खास्त करके नई कार्यकारिणी बनाने का कोई अधिकार है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।